Hello students, welcome to our Don Bosco School. Myself Mohammad Hussain, and today we are discuss about quadratic equation. आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो अलजेब्रा टॉपिक से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़े जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में उस क्वेश्चंस को 99% चांस होता है कि वो क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग ना जा करके सीधे क्या करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होता है उसके बारे में जानेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में उस क्वेश्चंस को आने का चांस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए सीधे हम लोग बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है। और हम आपको ये पहले बता दें कि ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर आपका चल रहा है, एक रिवीजन के अकॉर्डिंग चल रहा है, क्योंकि इसके पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो अपलोड हो चुका है। उसमें बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया गया है। तो उतना ज़्यादा डिटेल ना जाते हुए सीधे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बताएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, उसका मेथड क्या होता है, 2-3 मेथड है और उस मेथड के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। तो कोई भी पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होता है, जब उसके वेरिएबल्स पर मैक्सिमम पावर 2 मीन्स डिग्री क्या हो 2, ठीक है। तो जो पॉलिनोमियल्स या जो भी पॉलिनोमियल्स होते हैं उस पॉलिनोमियल्स पे जो वेरिएबल्स होते हैं उस वेरिएबल्स पर जो मैक्सिमम पावर होता है वो मैक्सिमम पावर हमेशा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इट मीन्स डिग्री 2 होना चाहिए। तब उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल सपोज दैट जैसे हमने यहाँ पे कोई भी इक्वेशन लिखा है 2x² + 3x - 1 = 0। अब यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है। और इस x वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर जो है वो आपका क्या है, 2 है। इट मींस मैक्सिमम पावर मतलब कि आपकी डिग्री क्या है, 2 है। तो जिस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 2 होता है या डिग्री 2 होता है तो उस पॉलिनोमियल को या उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, राइट। अब उसके बाद जो ये 2, 3 और 1 होते हैं, 2, 3, 1 या जो भी साइन के अकॉर्डिंग अगर लेते हैं या जो भी साइंस में होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, जैसे ऐसे बहुत ढेर सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिखे जा सकते हैं। सपोज दैट हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये लिख दिया गया, ठीक, लिख दिए। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 3x + 2 = 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये लिखा गया, ठीक है। इसी तरह से बहुत ढेर सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे जा सकते हैं, x² - 1 = 0, ठीक है। तो ऐसे कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे जा सकते हैं, बहुत ढेर सारे, इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिख सकते हैं। बशर्ते उसमें क्या होना चाहिए कि जो वेरिएबल्स हैं उस वेरिएबल्स पर हमेशा डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तभी आप उस पॉलिनोमियल को, उस इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली होता क्या है, कि कैसे उसको हम पहचानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बस आपको ध्यान नहीं देना कि मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा उसमें ये होगा कि जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो कोई भी पॉलिनोमियल या कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक या उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0, राइट। तो ax² + bx + c = 0, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है ABC, where ABC
ये सब क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, राइट। ये सब क्या होते हैं, आपके रियल नंबर्स होते हैं। a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the constant term, and a is not equal to 0। मतलब यहाँ पे ये है कि a कभी भी 0 नहीं होगा। a कभी भी 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो x स्क्वायर का टर्म क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, x स्क्वायर का टर्म क्या होगा, गायब हो जाएगा। और जब x स्क्वायर का टर्म ही नहीं रहेगा तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक होगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पे ये कहा गया कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है वो कभी भी 0 नहीं होगा। इट मींस x स्क्वायर का टर्म होना चाहिए, उसकी नीड है, राइट। अब यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये तो आपका इक्वल टू 0, ये तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब कोई ये कहे कि सर अगर हम a इक्वल टू 0 ले लें तब क्या हो सकता है, कैसे नहीं होगा। आप ये कैसे कह सकते हैं कि a इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए सपोज दैट अगर हम यहाँ पे a इक्वल टू 0 रख दें, a इक्वल टू क्या रख दें, 0 रख दें, तो a इक्वल टू अगर आप 0 रखेंगे इन प्लेस ऑफ a, सो वी कैन राइट 0 into x square, here in place of a is 0, right, plus bx plus c equal to 0। अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब 0 में होगा तो ये टर्म आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 प्लस bx plus c equal to 0, इट मींस आपका केवल कितना आएगा, bx plus c आएगा। तो bx plus c अगर आप देखते हैं bx plus c equal to 0, और यहाँ पे जो x का टर्म है उस x के टर्म में मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। और जब मैक्सिमम पावर 1 है तो उस कंडीशन को, उस इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते। वो इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा, वो इक्वेशन आपका बन जाएगा लीनियर। एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा या एक लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए a इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि a की जगह पे अगर आप 0 रखेंगे तो x स्क्वायर का टर्म हट जाएगा और जिसकी वजह से केवल आपको क्या मिलेगा, bx प्लस c मिलेगा। और ये bx प्लस c क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक लीनियर रिप्रेजेंट करेगा। और लीनियर के लिए कि जो वेरिएबल्स होते हैं, जो वेरिएबल पे पावर होते हैं, वो हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम पावर 1 होता है। इट मींस उसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो जनरल फॉर्म होते हैं वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, जहां पे a b c क्या होता है, रियल नंबर्स होते हैं, और a इज नॉट इक्वल टू 0 हमेशा होना चाहिए। ठीक है, और हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो a b c हैं वो रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स मतलब जो भी नंबर आप सोच सकते हैं एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आप 11 12 में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो फिलहाल यहाँ पे आपको केवल रियल नंबर्स के बारे में, और रियल नंबर्स जैसे यहाँ पे a b c है तो ये कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 -1 -2 1/2 3/2 कुछ भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे a b c आपका क्या है, एक रियल नंबर है और a इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, राइट। आपको ये पता चल गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कब कहते हैं। अब उसके बाद इसी में नेक्स्ट जो आपका आएगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हाउ टू सॉल्व, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, कितने कितने मेथड से उसको सॉल्व करते हैं। तो हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए 2-3 मेथड है। पहला मेथड आप जानते हैं फैक्टराइजेशन मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड। और इस फैक्टराइजेशन मेथड्स में आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, राइट। एंड थर्ड इज बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक
फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के ये 3 मेथड हैं, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में होगा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ax² + bx + c = 0 इस फॉर्म में होगा तो इसको सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि यहां से आपको x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे, आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने x 2 बार क्यों लिखा है? तो बेटा यहाँ पे x 2 बार इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो क्या होती है? 2 होती है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है इसका मतलब ये होता है कि जितनी डिग्री होगी x की उतनी ही वैल्यूज फाइंड आउट आप कर सकते हैं या उतनी ही वैल्यूज आती हैं। बाय द वे कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और x की एक ही वैल्यू आई तो एक बार आप अपने कैलकुलेशन को, आप अपने सिंप्लीफिकेशन को एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कोई है तो x की केवल और केवल 2 ही वैल्यू आनी चाहिए, 2 से कम या 2 से ज्यादा वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करते हैं डिग्री, कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितनी डिग्री होगी उतनी वेरिएबल्स की वैल्यूज होंगी, उतने ही x की वैल्यूज आप फाइंड आउट करेंगे, राइट। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब कि आप x की वैल्यूज निकालेंगे, और x की कितनी वैल्यूज आएंगी? x की 2 वैल्यूज आएंगी। x की 2 वैल्यूज क्यों आएंगी? क्योंकि डिग्री क्या है? 2 है। या यूं कह लीजिए कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वेरिएबल्स की जो वैल्यूज होंगी वो हमेशा 2 वैल्यूज आएंगी, 2 से कम या ज्यादा नहीं आएंगी, ठीक है। अब ये x की जो वैल्यूज हैं इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको फाइंड आउट करने के लिए ये 3 मेथड्स आपको बताए जाएंगे और इन्हीं 3 मेथड्स पर पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या है? डिपेंड है। जब अगर आप इसमें ये 3 मेथड आप जान जाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म जो है ये आप छोटी क्लास से जानते चले आ रहे हैं, इसके बारे में आप फैमिलियर हैं, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, थोड़ा सा इसको आपको समझना होगा। बहुत ज़्यादा अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके पहले जो वीडियो अपलोड किए गए हैं उस वीडियो में आप इसकी पूरी डिटेलिंग उसमें देख सकते हैं कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता क्या है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से उसका स्टेप क्या होता है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, बहुत शॉर्ट तरीके से, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके पहले सारी डिटेलिंग बताई जा चुकी है, ठीक है। अब उसके बाद जो थर्ड आपका होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा और उस क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, राइट। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला आप जानते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका x वेरिएबल में है तो इसको x इक्वल करके लिखेंगे, इसमें लिखेंगे x इक्वल करके लिखेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये आपका क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला है और इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं क्योंकि श्रीधराचार्य जी ने इस फार्मूले को दिए थे, ठीक है। अब उसके बाद ये जो एबीसी की वैल्यूज हैं, ये एबीसी की वैल्यूज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म से क्या करेंगे? कंपेयर करके फाइंड आउट कर लेंगे और फाइंड आउट करने के बाद इस पे पुट करेंगे और x की 2 वैल्यूज यहाँ पे निकालेंगे। अब आपके माइंड में आ रहा है फिर x की 2 वैल्यूज यहाँ से कैसे निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो आपने केवल x इक्वल करके लिखा है। तो बेटा देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? प्लस माइनस लिखा है। इट मींस एक बार आप x की वैल्यू प्लस लेंगे और एक बार x की वैल्यू आप क्या लेंगे? माइनस लेंगे और इस तरीके से आप x की 2 वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो एक एक करके हम लोग उसमें देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म क्या होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है और क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे हम लोग यूज करेंगे,
उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक एक करके सारे मेथड को डिस्कस करें। चलिए देखिए, ठीक है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए, एक्स का टर्म होना चाहिए, फिर कांस्टेंट का टर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे अरेंज किया हुआ है 6x² माइनस x माइनस 2। इसमें क्या होता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 6 है, ठीक है, और फिर जो कांस्टेंट टर्म होता है वो क्या है 2 है, तो कांस्टेंट टर्म 2 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा, राइट। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 6 एंड कांस्टेंट टर्म इज 2 मल्टीप्लाई टू ईच अदर, दिस इज 12, 6 into 2 12 हो गया, राइट। अब इसमें देखिए ये मिडिल टर्म है, x क्या है मिडिल टर्म है, और अगर x मिडिल टर्म है तो x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब x का कोफिशिएंट क्या है 1 है। इस x के कोफिशिएंट को आप क्या करेंगे, दो नंबर्स में ब्रेक डाउन करेंगे, दो नंबर्स में क्या करेंगे ब्रेक डाउन करेंगे, और ब्रेक डाउन करने पर जिस भी दो नंबर में ब्रेक डाउन करेंगे उन दो नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आना चाहिए, और उन्हीं दोनों नंबर्स को या तो प्लस करने पर या तो माइनस करने पर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो ऐसा कोई दो नंबर्स आपको सोचना है कि उन दो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पर 12 आए, और उन्हीं दोनों नंबर को या तो प्लस करें या तो माइनस करें, और क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर या तो प्लस करें या तो माइनस करें, तो दोनों में से तो कोई एक करेंगे ना एक बार में। मल्टीप्लिकेशन वाला तो समझ में आ रहा है कि जो ठीक है इसको मल्टीप्लाई किए 12 आ गया, लेकिन प्लस या माइनस तो एक ही बार होगा, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। तो ये प्लस होगा कि माइनस होगा ये डिसाइड करेगा ये साइन। अगर यहाँ पे साइन माइनस है इट मींस इन दो नंबर्स को आप क्या करेंगे माइनस करेंगे, और यहाँ पे अगर साइन प्लस है इसका मतलब इन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे प्लस करेंगे, और बाकी तो एक मल्टीप्लाई आपको करना ही करना है जो 12 आना चाहिए। बात समझ में आ गया। तो चलिए यहाँ पे साइन क्या है माइनस है, इसका मतलब इन दो नंबर्स को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो कोई दो नंबर ऐसा सोचिए कि माइनस करने पर, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है माइनस है, माइनस करने पर 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है 4 और 3। तो 4 और 3 है, तो 4 3 is 12, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि माइनस करना है ना, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है माइनस है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 को आप दो नंबर्स में ब्रेक डाउन किए, एक 4 हुआ दूसरा आपका क्या हुआ 3 हो गया, ठीक है। तो चलिए सो वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ 1, इन प्लेस ऑफ 1 मींस इन प्लेस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x इज 1, so we can write in place of 1 is 4 and 3, 4 minus 3 into x minus 2 equal to 0 and 6x square as it is, right? Next step is open this bracket and x and minus sign multiply inside the bracket। इस ब्रैकेट को हटाइए और हटाने के बाद x का माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस 4 एंड x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x एंड माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये माइनस 2 तो एज इट इज हो गया, राइट, और यहाँ पे माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, माइनस 4x का मल्टीप्लाई किए 4x हो गया, प्लस हो गया 3 का मल्टीप्लाई किए x में तो 3x हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, दो दो को एक ब्रैकेट में लेते हैं, तो 6x स्क्वायर माइनस 4x इन वन ब्रैकेट प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स को एक ब्रैकेट में लेंगे, लास्ट टू टर्म को एक ब्रैकेट में लेंगे। ब्रैकेट में लेने के बाद फिर देखेंगे इस ब्रैकेट में क्या कॉमन है, तो कॉमन क्या है कॉमन x है, और कॉमन क्या है कॉमन 2 है। मतलब कॉमन का मतलब कि उस नंबर से दोनों में कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो 2x कॉमन हो गया तो डिवाइड करेंगे तो 3x माइनस 2 2 2 जा 4 और x कॉमन हो गया, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें कुछ नहीं कॉमन है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन होता वहाँ पे 1 हमेशा कॉमन होगा, तो यहाँ पे 1 कॉमन ले लें तो 3x माइनस 2 कॉमन लेने के बाद आप ये चेक करेंगे कि ये दो ब्रैकेट जो है ये विद साइन क्या सेम है। अगर सेम है इट मींस ये करेक्ट है, अगर सेम नहीं है तो कहीं पे कैलकुलेशन में कहीं पे सिंप्लीफिकेशन में कुछ गड़बड़ी हुआ होगा, तो उसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों ब्रैकेट क्या है, दोनों ब्रैकेट आपका सेम है, विद साइन सेम है, इसका मतलब ये आपका सही है। जब दोनों ब्रैकेट सेम हो जाए तो इन दोनों ब्रैकेट को 1 टाइम लिख देंगे, 3x माइनस 2 इन वन ब्रैकेट एंड 2x, दिस 2x एंड प्लस 1
in second bracket, this is the x, right? This is equal to 0. Any doubt? तो 3x minus 2 2x plus 1 ये दो ब्रैकेट आ गया। अब इन दोनों ब्रैकेट को एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल करके और x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। हमने आपको पहले ही बताया था कि x की कितनी वैल्यूज आएंगी, x की दो वैल्यूज आएंगी क्योंकि डिग्री क्या है 2 है। और देखिए यहाँ पे दो ब्रैकेट मिला हुआ है, दोनों ब्रैकेट को अगर बारी बारी से 0 के इक्वल करेंगे तो x की दो वैल्यूज आएंगी। कौन कौन सी आएंगी देखते हैं। 3x minus 2 equal to 0 is implies that x equal to minus 2 उधर जाएगा तो 2/3 and second is 2x plus 1 equal to 0 1 ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में तो 2x equal to minus 1 then x equal to minus 1/2 and this is the values of variables using this quadratic equation। बात समझ में आ गया। और यही आपका क्या है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में या फैक्टराइजेशन किया गया है, बहुत आसान होता है। इस चैप्टर में जब आपको तीनों मेथड्स पता चल जाएंगे कि तीनों मेथड्स होता क्या है तो उसके बाद आप फ्री हैं, किसी भी मेथड से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, किसी भी मेथड से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x और y x की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे वन वेरिएबल है तो y तो आना ही नहीं है, अगर y आता भी है तो उसको आप एलिमिनेट करके केवल और केवल एक ही वेरिएबल में आपको करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपके सिलेबस में है, टू वेरिएबल सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इस चैप्टर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो सीधे बोर्ड एग्जामिनेशन में, हम तो ये नहीं कह सकते कि आ ही जाएगा, लेकिन ये मान के चलिए कि 90% ये उम्मीद होगा कि वो क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आने का चांस ज़्यादा होगा और ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करके आप मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं इस चैप्टर से। अलजेब्रा चैप्टर का एक टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अलजेब्रा टॉपिक अलजेब्रा में क्या आता है, पॉलिनोमियल्स आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आते हैं, ठीक है, और आपका अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन भी आता है। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं सबको मिला करके 20 मार्क्स आता है, सबसे ज्यादा मार्क्स इसी चैप्टर से आता है, अलजेब्रा से आता है। तो उस अलजेब्रा से एक हमने लिया टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बात समझ में आ रही है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत आसान है, और आसान है इसलिए इसको हम पहले से इसको रिवाइज करा दे रहे हैं, जिससे आप इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाए तो आप उसको बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली उसको आप कर सकें, हैंडल कर सकें। ठीक है, तो अभी तो हमने एक मेथड बताया, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म बताया, उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या कंप्लीशन स्क्वायर मेथड बताएंगे, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला का कैसे यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए उसको बताएंगे, फिर उसके बाद आप फ्री हैं, किसी भी मेथड से आप यूज करिए, किसी भी मेथड से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले तो थोड़ा सा जैसे जो डिस्क्रिमिनेंट है, तो अभी आपको जो क्वाड्रेटिक फार्मूला बताया गया तो उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूले में b² - 4ac आया हुआ, तो थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेंट के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट से आपको ये पता चल जाएगा कि जो x की वैल्यूज हैं वो x की वैल्यूज आएंगी भी कि नहीं आएंगी, आएंगी भी कि नहीं आएंगी। इसका मतलब ये है कि वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, या दो x की वैल्यू जो आई हुई है, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या है -1/2 है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2/3 है, ये कैसे पहले से कैसे पता हो जाए कि x की दोनों वैल्यू अलग अलग आएगी, तो आप इसको कैसे पता करेंगे, आप इसको डिस्क्रिमिनेंट से पता करेंगे कि उसका डिस्क्रिमिनेंट अगर आपको पता चल जाएगा तो आपको ये पहले से पता चल जाएगा कि जो दो x की वैल्यूज आई हुई हैं ये दोनों x की वैल्यू अलग अलग आएंगी कि सेम आएंगी, क्या x की वैल्यू आएंगे ही नहीं। x की वैल्यू ना आने का मतलब ये है कि जो वेरिएबल्स है, जो x है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें कैसे पता चलेगी, ये सारी चीजें आपको डिस्क्रिमिनेंट से पता चलेगा, जो आपको आगे अभी बताया जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट अगर पता चल जाएगा तो आप वहां पे खुद ही जान जाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स आपका कंप्लीट हो गया। इसमें आपको मिडिल टर्म जो था x का जो कोफिशिएंट था उसको हम लोग क्या किए थे, दो नंबर्स में ब्रेक डाउन किए थे और फिर उसको प्लस या माइनस करने पर आना चाहिए था और मल्टीप्लिकेशन करने पर x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स का प्रोडक्ट आना चाहिए था। ठीक है, तो ये तो था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स। अब नेक्स्ट मेथड आपका क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें स्टेप है, कुछ स्टेप जो इसका सॉल्व करने का जो उसका तरीका है। जो पहले स्टेप में जो आपका है, स्टेप फर्स्ट में
ये स्टेप आपको याद रखना है कि पहले स्टेप में आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है। तो पहले स्टेप में क्या होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, 1 नहीं है, इसका मतलब आपको 4 कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का जो पहला स्टेप है उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो सबसे पहला 4 है, तो यहाँ पे सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि 4 कॉमन लेंगे। जब 4 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 4 कॉमन हो गया तो √3 x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 4 इस 0 के साथ डिवाइड होकर के ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस √3 x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। क्या किया गया इसमें, 4 कॉमन लिया गया, क्यों, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे 4 कॉमन लेकर के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना लिया। ठीक है, स्टेप सेकंड में क्या होना चाहिए, स्टेप सेकंड में कि जो आपका x है उस x का जो कोफिशिएंट है, तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, √3 है। x का कोफिशिएंट क्या है, √3 है। इस √3 का हाफ करेंगे, तो हाफ करने का मतलब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, राइट। फिर से सुनिए, कोफिशिएंट ऑफ x इज √3 एंड √3 डिवाइड बाय 2, यानी कि इसको हाफ करेंगे और हाफ करने के बाद जो आएगा उसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और इस होल स्क्वायर को क्या करेंगे, एक बार इसको प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, इसी में जिससे इस पर कोई भी इफेक्ट ना पड़ने पाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस 3/4 इसको एज इट इज लिख दिया गया। फिर इसके बाद ये जो आपका है इसी को एक बार क्या करना है, प्लस करना है, और एक बार इसी को क्या करना है, माइनस करना है, इक्वल टू 0। प्लस माइनस इसलिए किया गया जिससे इस इक्वेशन पर, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर कोई भी इफेक्ट ना पड़ने पाए, राइट। फिर इसके बाद जो आपका स्टेप थर्ड है, स्टेप थर्ड में क्या करना है कि x के कोफिशिएंट को हाफ करने के बाद जब होल स्क्वायर किए, और होल स्क्वायर करने के बाद जब आप एक बार आप इसको प्लस किए और एक बार जब इसको आप माइनस किए, उसके बाद ये किसी आइडेंटिटी में सेट होता है। कौन से आइडेंटिटी में सेट होता है, या तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर के आइडेंटिटी में सेट होगा, और ये आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर के आइडेंटिटी में सेट होगा। ये आइडेंटिटी आपको पता होगा, छोटे क्लास में बताया गया होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। फिर इसके बाद इसमें से किसी एक में सेट होगा, तो कौन कौन सा इसमें सेट हो सकता है, a प्लस बी वाला होगा कि a माइनस बी वाला होगा, ये डिसाइड करेगा यही साइन। x का जो साइन होगा वही साइन आपको बताएगा कि आपको प्लस वाली आइडेंटिटी लेनी है कि माइनस वाली आइडेंटिटी लेनी है। तो यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट, x का साइन क्या है, प्लस है, इसका मतलब आपको प्लस वाली आइडेंटिटी लेना है, और इस आइडेंटिटी में ये पूरा टर्म आपको इसमें से सेट करना है। तो देखिए पहला टर्म क्या है, a स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर के फॉर्म में सेट हो गया, प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर के फॉर्म में ये सेट होगा, √3/2 होल स्क्वायर। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर क्या होता है प्लस 2ab प्लस 2a, a क्या है यहाँ पे, a तो यहाँ पे आपका x है, ये a स्क्वायर है, तो ये आपका a है, तो x हो गया। फिर इनटू b, b क्या है यहाँ पे, √3/2, और ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म ये अपने आप इससे क्या हो जाता है, सेट हो जाता है विद साइन। यहाँ पे इसका साइन क्या है, प्लस है, यहाँ पे भी इसका साइन प्लस है,
देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा तो आएगा √3x। कैंसिल नहीं करना है, बस आपको केवल ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये टर्म ये और ये टर्म ये दोनों आपस में क्या है, बैलेंस है। ये टर्म इससे बैलेंस है, ये टर्म इससे बैलेंस है। इट मींस कौन कौन सा टर्म लिख लिया गया, ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया और ये टर्म हो गया। बात समझ में आ रही है? तो इन तीनों टर्म्स को इंक्लूड करके आपने क्या किया, a² + b² + 2ab के फॉर्म में सेट कर लिया। और जब इस फॉर्म में सेट हो जाएगा तो क्या आप इसको a + b² के फॉर्म में नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है, जो बचा हुआ टर्म है उसको लिखेंगे तो क्या होगा, +3/4 माइनस √3/2 होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर ले रहे हैं तो √3 होल स्क्वायर 3/2 होल स्क्वायर 4 इक्वल टू 0, राइट? एनी डाउट? अब उसके बाद देखिए इतना तो जो आपका टर्म है, इतना टर्म, ये जो टर्म है ये a + b होल स्क्वायर के फॉर्म में सेट हो गया, ठीक है। तो a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में जब सेट होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट a + b, यानी a मतलब x एंड b मींस √3/2 होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यही मिलेगा। एक्चुअली ओपन नहीं करना, बस इसको इस पे सेट करना है, ये इसमें सेट हो गया, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे देखो 4 और 4 एलसीएम लेंगे तो 4 ही एलसीएम आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 - 3 आएगा, तो 3 - 3, ठीक है, और इक्वल टू 0। तो 3 - 3 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x + √3/2 होल स्क्वायर और प्लस ये 0 हो गया तो इक्वल टू 0। तो ये अगर +0 = 0 हो गया तो इसको इस पूरे को हटा करके हम 0 के इक्वल करते हैं, ठीक है। अब यहां से देखिए x + √3/2 होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हटाएंगे तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया, राइट। अब उसके बाद इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो x = -√3/2। बात समझ में आ रही है, ठीक है। x = -3/2। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने तो ये कहा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो डिग्री होती है वो 2 होती है, और जब उसको हम किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यूज आनी चाहिए। यहाँ पे तो आपकी x की एक ही वैल्यूज आई हुई है, x = -√3/2। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। होल स्क्वायर जब हटाते हैं तो प्लस माइनस करके वैल्यू आती है, तो जो कि यहाँ पे प्लस माइनस का कोई केस 0 के साथ नहीं बनेगा, क्योंकि 0 को आप तो या तो आप प्लस या माइनस करके तो लिख नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो x = -√3/2 लिखा हुआ है इसी को एक बार और लिख देंगे, x = -√3/2। यानी यहाँ पे जब स्क्वायर हटाए तो √0 आएगा, तो √0 को तो प्लस माइनस 0 लिख नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू जो आई हुई है -√3/2 इसी को 2 टाइम्स लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे। और यहाँ पे दोनों x की वैल्यू देखो क्या है, सेम है। यहाँ पे तो सॉल्व करने के बाद पता चला कि x की दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। जब आपको डिस्क्रिमिनेंट बता दिया जाएगा और डिस्क्रिमिनेंट में जब आपको ये पता चल जाएगा कि डिस्क्रिमिनेंट एक्चुअली होता क्या है, तो उससे आपको ये पहले से ही पता चल जाएगा कि जो x की वैल्यूज आ रही हैं ये x की वैल्यूज दोनों डिफरेंट होगी कि सेम होगी, या x की वैल्यूज नहीं निकल पाएगी। तो इसको जानने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट को पढ़ना पड़ेगा, वो आगे अभी डिस्क्राइब किया जाएगा कि डिस्क्रिमिनेंट है क्या। तो ये आपका क्या था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके x की वैल्यूज निकालते हैं, रूट्स की वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे x की कितनी वैल्यू आई है, -√3/2 आया हुआ है, फिर x की वैल्यू क्या आई हुई है, -√3/2 आया हुआ है। एक बार फिर से पूरा समराइज कर देते हैं कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या है। एक्चुअली ये क्लास 10 में, अभी आप लोग 9 में नहीं पढ़े होंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या है, या 8 में नहीं पढ़े होंगे, तो कुछ ये टॉपिक आपको न्यू लग रहा होगा, इसलिए फिर से एक बार जिसको समराइज कर देते हैं कि एक्चुअली इसमें चल क्या रहा है। देखिए
जो पहला स्टेप है उस पहले स्टेप में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये हमेशा 1 होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में पहले से 1 है तो आपको कॉमन लेने की कोई नीड नहीं है, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो पहले आप उसको कॉमन लेकर के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे 1 बना दिया गया, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब आप समझ रहे होंगे, कॉमन लेने का मतलब अगर आप 4 कॉमन ले रहे हैं तो सब में 4 से डिवाइड होगा, तो सब में 4 से डिवाइड किया गया और ये 4 0 के साथ डिवाइड हो गई 0 हो गया, राइट। उसके बाद जो स्टेप सेकंड है उस स्टेप सेकंड में जो x का कोफिशिएंट है उस x के कोफिशिएंट को आप देखिए √3 है और उस √3 को क्या करेंगे, एक बार उसको हाफ करेंगे, यानी जो भी कोफिशिएंट होगा यहाँ पर √3 है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, x का कोफिशिएंट जो भी होगा वहां पे x के कोफिशिएंट को आप क्या करेंगे, हाफ करेंगे और हाफ करने के बाद उसका होल स्क्वायर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अभी किया गया था कि √3 कोफिशिएंट है, इसका हाफ करेंगे, फिर होल स्क्वायर करेंगे और फिर इसी को इसमें एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, जिससे इस पूरे इक्वेशन पर कोई भी इफेक्ट ना पड़ने पाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये पूरा जो इक्वेशन है इसको एज इट इज ऐसे लिख दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि ये जो हाफ करके होल स्क्वायर किया गया था, एक बार प्लस किया गया और एक बार माइनस कर दिया गया इक्वल टू 0। इतना करने के बाद फिर आपको या तो a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में सेट होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में सेट होगा, या फिर a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में सेट होता है। और ये जो आइडेंटिटी है आपको बहुत अच्छी तरीके से पता हो है कि ये क्या होता है, अभी हमने लिखा भी था। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो साइन है x का जो साइन है ये प्लस साइन है, ये साइन आपको बताएगा कि a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लेनी है कि a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लेनी है। तो अब हम लोग क्या किए, यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब हमको a प्लस बी होल स्क्वायर के आइडेंटिटी में इस टर्म्स को सेट करना है। तो कौन कौन सा टर्म सेट हो गया, a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया प्लस 2ab हो गया। ये वाला जो टर्म होता है ये अपने आप सेट हो जाता है। अगर आप इसको सेट कर लिए तो इसको आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप इससे सेट हो जाता है, चाहे प्लस में हो या फिर माइनस में हो। तो ये इससे सेट हो गया, बैलेंस हो गया, ये इससे बैलेंस हो गया, ये इससे बैलेंस हो गया। इट मींस ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया और ये टर्म हो गया, राइट। फिर उसके बाद जो टर्म बचे हुए हैं उसको लिख लिया गया। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, 4 कॉमन लिया था। आप चाहे तो यहाँ पे इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि एक प्लस में है दूसरा माइनस में, कैंसिल होकर के वैसे भी 0 हो जाएगा, ये माइनस होकर के। तो आपका बचेगा क्या, आपका यही तो बचेगा, और यही क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। फिर x ये ब्रैकेट 0 के इक्वल है, इसको जब ट्रांसफर कर दिए तो माइनस में हो गया, इसी को एक बार और लिख दिया माइनस करके तो x की 2 वैल्यूज आ गया। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम लोगों ने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया और x की वैल्यूज निकाला, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जानेंगे। हालांकि डिस्क्रिमिनेंट के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि डिस्क्रिमिनेंट एक्चुअली होता क्या है और इससे क्या पता चलता है हमको, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात करते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट एक्चुअली होता क्या चीज है। तो चलिए बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसको कैपिटल डी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या आता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला और श्रीधराचार्य फार्मूला, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, क्या होता है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, this is equal to d and this d is discriminant of quadratic equation. यानी कि ये जो d होता है यही आपका क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, और यही डिस्क्रिमिनेंट आपको बताएगा कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू यानी कि जो x की वैल्यूज है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या जो x की वैल्यूज आती है वो दो अलग अलग आएगी, ठीक है, या दोनों सेम आएगी। आप इसको पता करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, जीरो से कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, जीरो से कंपेयर करेंगे। तो जब जीरो से कंपेयर करते हैं तो तीन कंडीशन बनते हैं, और उन्हीं तीनों कंडीशन के बेसिस पर आप ये बताएंगे कि जो x की वैल्यूज है वो अलग अलग होंगी कि सेम होंगी, या आप फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए वो तीन कंडीशन क्या है। सपोज दैट यहां से हम लोग ने क्या किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली, ठीक है। तो निकालने के बाद d की जो भी वैल्यू आएगी, फर्स्ट केस में d की जो भी वैल्यू आएगी उसको हम जीरो से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर d इज ग्रेटर देन जीरो आता है तो d इज ग्रेटर देन जीरो मींस दैट इज पॉजिटिव। क्या आता हो, पॉजिटिव आता हो। d इज ग्रेटर देन जीरो मींस क्या होता है, पॉजिटिव। मतलब जीरो से ग्रेटर मतलब पॉजिटिव नंबर ही लेना है। तो अगर d इज ग्रेटर देन जीरो हो गया मतलब पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड एग्जिस्ट यानी रूट्स रियल भी होंगे, एग्जिस्ट भी करेंगे। एग्जिस्ट करने का मतलब कि आप उसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। रूट्स आर रियल एंड एग्जिस्ट एंड डिस्टिंक्ट आल्सो। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, मतलब दो जो x की वैल्यूज आएंगी वो दोनों अलग अलग आएंगी। डिस्टिंक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है कि दो जो x की वैल्यूज आएंगी वो दोनों क्या होंगी, अलग अलग होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी और रियल होंगी, एग्जिस्ट करेंगी। एग्जिस्ट मींस यू विल बी फाइंड और यू कैन बी फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। एंड नेक्स्ट कंडीशन कि d की वैल्यू जीरो से कम भी तो हो सकती है। तो d की वैल्यू अगर जीरो से कम हो जाए इट मींस दैट इज क्या, ये नेगेटिव हो जाए भाई, यही तो मतलब होगा। अगर d की वैल्यू जीरो से कम हो तो जीरो से कम का मतलब क्या है, नेगेटिव नंबर। तो अगर नेगेटिव नंबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। और जब रूट्स ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो आप उसको फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, उसको आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर d इज लेस देन जीरो हो जाए इसका मतलब d नेगेटिव में आए, जीरो से कम का मतलब नेगेटिव, तो रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। इट मींस यू कैन नॉट बी फाइंड द वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो रूट्स हैं यही x की वैल्यूज हैं। ये जो रूट्स बार बार हम कह रहे हैं ये क्या है, ये x की वैल्यूज है, और उसी x की वैल्यूज को रूट्स भी बोलते हैं, जीरोस भी बोलते हैं, वेरिएबल्स भी बोलते हैं, ठीक है। जो भी आपको पढ़ाया गया होगा क्लास 9 से वो सब आपके क्या है, इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं, ठीक है। तो रूट्स इतना बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है कि रूट्स क्या है, रूट्स वही x की वैल्यूज है। तो रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, जब एग्जिस्ट नहीं है तो सॉल्व करना ही नहीं है, ठीक है। और सॉल्व कब नहीं करना है, जब d नेगेटिव आ जाए। d नेगेटिव आ जाए मतलब जीरो से कम आ जाए, ठीक है। थर्ड केस क्या बनेगा, थर्ड केस आपका ये बनेगा, चलिए थर्ड केस यहां पे लिख दे रहे हैं। थर्ड केस आपका बनेगा कि d इज इक्वल टू जीरो। अगर d जीरो हो जाए तो d अगर जीरो के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, दैट इज रूट्स आर एग्जिस्ट। तो अगर रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो मतलब आप सॉल्व कर सकते हैं,
बात समझ में आ रही है? अगर रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इसका मतलब आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, और जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यूज आएंगी, तो वही जो x की वैल्यूज आएंगी वही सेम वैल्यूज आएंगी। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या है, 0 के इक्वल है। रूट्स आर एग्जिस्ट एंड सेम रूट्स और इक्वल रूट्स लिख सकते हैं, और इक्वल रूट्स। बात समझ में आ गई? एक बार फिर से देखिए, अगर d की वैल्यू 0 से ग्रेटर है इट मींस पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और एग्जिस्ट करेंगे, और जो दो रूट्स होंगे वो आपका क्या होगा, डिफरेंट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। d इज लेस देन 0 होगा इट मींस नेगेटिव होगा, रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व आप कर ही नहीं सकते किसी भी मेथड से। स्प्लिटिंग मिनिटम लगाइए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाइए, और फार्मूला तो लगा ही नहीं सकते कि रूट्स में माइनस आ जाएगा, और जब रूट्स में माइनस आ जाता है तो रियल नंबर एक्चुअली होता नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। उसको आप क्लास 11-12 में आप पढ़ेंगे, सीनियर क्लासेस पढ़ेंगे, तो उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। फिर उसके बाद अगर रूट्स डिस्क्रिमिनेंट अगर d इक्वल टू 0 हो जाता है तो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, रियल भी होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं रूट्स आर एग्जिस्ट एंड रियल ऑल्सो, एंड रियल, ठीक है, एंड रियल सेम और इक्वल, मतलब जो x की जो वैल्यूज आएंगी, रूट्स की जो वैल्यूज आएंगी वही आपका क्या होगा, सेम होगा। जैसे अभी इसके पहले हम लोगों ने x की वैल्यू -√3/2 निकाल के लेके आया था ना, तो वहां पे जब आप चेक करेंगे डिस्क्रिमिनेंट तो 0 की इक्वल आएगा। वहां पे जब आप चेक करेंगे कि d की वैल्यू क्या आएगी तो वहां पे आप देख लीजिएगा कि d की वैल्यू 0 आएगी, इस वजह से वहां पे x की वैल्यू -√3/2 आ रहा था, और x की वैल्यू फिर -√3/2 आ रहा था, वहां पे डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हमने बताया और रूट्स के बारे में बताया, ये सब क्या है, यही है नेचर ऑफ रूट्स। इसी को क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। अगर आपसे कोई पूछे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है उसके नेचर क्या है, तो नेचर का मतलब कि आपको ये बताना है, रूट्स के नेचर को बताने का मतलब ये होता है कि आपको रूट्स रियल होंगे, एग्जिस्ट होंगे कि अलग अलग होंगे, और ये पता कैसे चलेगा, डिस्क्रिमिनेंट से पता चलता है। बात समझ में आ रही है? किससे पता चलता है, डिस्क्रिमिनेंट से पता चलता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर के बारे में आपको पता करना हो, उसका नेचर क्या होगा, उसके नेचर होने का मतलब होता है कि रूट्स डिफरेंट होंगे, एग्जिस्ट करेंगे कि एग्जिस्ट नहीं करेंगे, सेम होंगे कि सेम नहीं होंगे, ये सब आप डिस्क्रिमिनेंट्स बताएंगे। और ये सब क्या है, ये सब नेचर ऑफ रूट्स है। क्या है, नेचर ऑफ रूट्स है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले अगर स्प्लिटिंग मिनिटम कहता है कि स्प्लिटिंग मिनिटम से सॉल्व करिए, तो उसमें आप सिंपली सॉल्व कर देंगे। अगर आप चाहते हैं डिस्क्रिमिनेंट को चेक करना चाहते हैं या उसके रूट्स को चेक करना चाहते हैं कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो आप d की वैल्यू निकाल लीजिएगा इस फॉर्मूले से, b² - 4ac से, और इसमें से तीनों कंडीशन में से कंपेयर कर लीजिएगा। अगर कंपेयर करेंगे इन तीनों में से कोई अगर आता है तो उसके अकॉर्डिंग आप उस x की वैल्यूज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यूज आप फाइंड आउट करेंगे। तो जहां तक हम समझ रहे हैं कि अब ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज हम लोग इसी फार्मूले का यूज करेंगे। इस फार्मूले में b² - 4ac पहले चेक कर लेंगे डिस्क्रिमिनेंट की, वो डिस्क्रिमिनेंट चेक करने से हमको ये पता चल जाएगा कि रूट्स एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² + x + 4 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब कि यू विल बी फाइंड द वैल्यूज ऑफ x और रूट्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले ये चेक कर लो कि ये सॉल्व होने लायक है भी कि नहीं है। और सॉल्व होने लायक चेक करने का मतलब ये है कि पहले आप d की वैल्यू निकालिए और देखिए d की वैल्यू क्या आती है, और जो 3 कंडीशन बताया गया है उन तीनों कंडीशन को देखेंगे कि किसमें फिट बैठ रहा है, किसको फुलफिल कर रहा है। तो चलिए, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर विद जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे
और कंपेयर करके हम ABC की वैल्यू निकालेंगे। क्यों ABC की वैल्यू निकाल रहे हैं? क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है वो D इक्वल टू क्या होता है? वो D इक्वल टू होता है B स्क्वायर माइनस 4AC। तो इसमें ABC की वैल्यू की नीड पड़ेगी ना, तो ABC की वैल्यू की नीड पड़ेगी, इसलिए हम पहले क्या करेंगे कि जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उस इक्वेशन को जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके ABC की वैल्यू यहां से निकालेंगे। तो A की वैल्यू क्या होगी? 2। देखिए A की वैल्यू क्या होगी? 2 विद साइन। अब चूंकि यहाँ पे साइन प्लस है तो लिखे नहीं है, अंडरस्टूड ही है। B इक्वल टू क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे क्या है? B है, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है, तो B की वैल्यू 1 हो गई। और C क्या होगा? 4 होगा, राइट। अब ABC की वैल्यू उसमें पुट करेंगे। सिंस D इक्वल टू B स्क्वायर माइनस 4AC, तो D इक्वल टू B इज 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 4A, A मीन्स 2 एंड C मीन्स 4, तो D इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 और 8 4 जा कितना हो गया? 32 माइनस 31, तो वो नेगेटिव आ गया, माइनस 31 हो गया। इट मीन्स जो D है वो माइनस 31 है, इसका मतलब 0 से कम है। तो हमने आपको बताया था कि 0 से कम का मतलब D नेगेटिव हो गया, और जब D नेगेटिव हो जाएगा तो क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? देन रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और जब रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं तो सॉल्व भी आपको नहीं करना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अगर ये एग्जिस्ट करता तब हम इसको सॉल्व करते, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते और उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम x की वैल्यूज फाइंड आउट करते, रूट्स की वैल्यूज फाइंड आउट करते, राइट। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूछता है कि पहले आप चेक करिए कि ये क्वाड्रेटिक, ये चेक करिए कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में कहता है कि चेक करें या ना करें, अगर नहीं भी कहता है तब भी आप चेक करके देख लीजिएगा कि इसके रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है भाई, आपको सॉल्व करना है, और नहीं करना तो फिर अगर नहीं कर रहा है एग्जिस्ट तो आगे सॉल्व नहीं करना है, आपको ऐसे लेके छोड़ देना है एग्जाम में, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, आपके एनसीईआरटी के बुक का लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसमें डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर होता है कि नहीं होता है। 0 से ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव, ठीक है, या D 0 के इक्वल होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम लोग तो लगाएंगे, इनको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी देखनी है। अब इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला देखेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्टली टेक स्क्रीनशॉट। चलिए ये क्वेश्चन है x minus 1 by x equal to 3 and x is not equal to 0, इट मीन्स x कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x 0 हो जाएगा तो फिर ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो x की वैल्यू 0 नहीं आएगी। इसको सॉल्व कर रहा है क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके। अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज नहीं भी करते तब भी हो जाएगा, लेकिन ज्यादा आसान क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके ही करना है इसको। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। अब आपको भी सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपने ये बताया था कि जो वेरिएबल्स होते हैं उस पर मैक्सिमम पावर या डिग्री 2 होती है। यहाँ पे तो 1 ही दिखाई दे रहा है। अरे भाई अगर 1 दिखाई दे रहा है तो पहले आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेके आएंगे। अगर कुछ स्टेप सॉल्व हो सकता है एलसीएम वगैरह ले करके, तो पहले आप उसको कुछ स्टेप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेके आएंगे। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया तब उसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके फिर उसको आप करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेके आते हैं। अब आपको ये भी पता चल गया इस क्वेश्चन से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी कभी देखने में नहीं लगता है, लेकिन जब उसको 1-2 स्टेप सॉल्व करते हैं, 1-2 स्टेप सिंप्लीफाई करते हैं, तब x पे पावर मैक्सिमम पावर जो है वो 2 आती है। तो कभी कभी देखने में नहीं लगता है, लेकिन ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए कैसे, तो ये आपका यहाँ पे 1 बना के जब एलसीएम लेंगे तो x एलसीएम हो गया, तो 1 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम x टाइम, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 और x का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो हो जाएगा 3x। इसको अरेंज करके लिखे ऑर्डर में, पहले x स्क्वायर का टर्म होता है, फिर x का टर्म होता है, फिर कांस्टेंट होता है, तो x स्क्वायर का टर्म हो गया
फिर x का टर्म होता है, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, फिर -1 इक्वल टू 0। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना कि नहीं बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा तब इसको आपको पहले ये चेक कर लो कि इसके रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर इसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो आगे सॉल्व करेंगे, नहीं करेंगे तो आगे सॉल्व नहीं करेंगे, लिख देंगे रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो चलिए पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए इसको कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयर विथ क्वाड्रेटिक, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या होगी 1, b की वैल्यू क्या होगी -3, b की वैल्यू -3 एंड c इज -1। abc की वैल्यू पता चल गई। अब पहले देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा। तो d इक्वल टू क्या होता है, सिंस d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर रखेंगे b इज -3, तो -3 होल स्क्वायर माइनस 4a इज 1 एंड c इज -1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो d इक्वल टू क्या आएगा -3 होल स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस और 4 1 जा 4 इक्वल टू 13 ग्रेटर देन 0 आ गया भाई। 13 क्या ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर है ना, तो ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे लिख रहे हैं रूट्स आर एग्जिस्ट, रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, रूट एग्जिस्ट भी करेंगे और जो रूट्स आएंगे वो डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, अलग अलग आएंगे। हमने आपको 3 कंडीशन बताया था ना कि अगर d जो है ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो रूट्स क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इसका मतलब जो x की वैल्यूज यहाँ पे आएगी सॉल्व करने पर वो अलग अलग आएगी, ठीक है। तो चलिए रूट्स आर एग्जिस्ट एंड डिस्टिंक्ट, तो डिस्टिंक्ट अगर है तो देखते हैं। तो पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं। x इक्वल क्या होगा -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये तो फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब इससे आप निकालेंगे x की वैल्यूज। तो x इक्वल टू क्या होगा -b, देखो b क्या है -b है ना यहाँ पे, तो b क्या है यहाँ पे -3 है। यहाँ माइनस पहले से लगा हुआ है, -3 रखेंगे तो ये +3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। अभी देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने निकाला है, सॉल्व करें कितना है 13 भाई, यही तो है। d इक्वल टू क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac है, इसी में तो abc की वैल्यू पुट किए हैं और पुट करके क्या है 13 आया है, और यही तो है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसके जगह पे 13 तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको पूरा लिखने की क्या जरूरत है, यहाँ तो निकल चुका है ना भाई। d क्या था b स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो था। तो b स्क्वायर माइनस 4ac है, तो abc की वैल्यू जब पुट करेंगे तो d क्या आएगा 13 ही तो आएगा। तो ये क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो आ रही है, इसका मतलब इसके जगह पे आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, अपॉन 2a। a क्या है a1, तो ये 1 हो गया। तो x इक्वल टू क्या आएगा 3 प्लस माइनस क्या रूट 13 बाई 2। ये x की वैल्यूज आ गई। और ये जो x की वैल्यूज आई हुई है, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस, हमने पहले बताया था कि ये प्लस माइनस का मतलब कि एक बार x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे और एक बार x की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। तो x की वैल्यू क्या होगी, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन में क्या आएगा x की वैल्यू, देखिए जब टेकिंग पॉजिटिव साइन करेंगे तो नेगेटिव वाले को लेफ्ट करेंगे, तो हो जाएगा 3 प्लस रूट 13 बाई 2। एक x की वैल्यू ये होगी, राइट। और दूसरी x की वैल्यू क्या होगी, टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन। और जब नेगेटिव साइन होगा तो पॉजिटिव वाले को लेफ्ट कर देंगे। तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू होगा 3 माइनस रूट 13 बाई 2।
और यही दो x की अलग अलग वैल्यू है। बात समझ में आ गई? दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्विंग बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व किए और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व किए। अब कुछ क्वेश्चंस हम ऐसे लेंगे, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होंगे। वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बना बनाया मिला हुआ था, बस थोड़ा सा इसमें क्या था, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें बना बनाया ही है, बस एलसीएम लेकर के एक दो स्टेप सॉल्व किया गया है, बाकी बन गया। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे लिए जाएंगे जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होंगे। वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड का मतलब कि कुछ इंफॉर्मेशन लैंग्वेज में लिखा होगा और उसको रीड करके, कंसंट्रेट रीड करके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद बनाना है और बना करके फिर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा कि वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे क्वाड्रेटिक चैप्टर का ही, और हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होगा उस इंफॉर्मेशन को बहुत कंसंट्रेट होकर रीड करेंगे और रीड करने के बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और बनाने के बाद फिर सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का मतलब किसी भी मेथड से सॉल्व करिए, आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करिए, या आप फार्मूला का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा मेन मोटो क्या होगा, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक क्या होगा कि वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस कराए जाएंगे, और वही वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस ज्यादा लिए जाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार कई सालों में पूछा गया है। ठीक है, कुछ एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में उसके आने का चांस बहुत ज्यादा होगा। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप एनसीईआरटी के बुक में नहीं भी देखे होंगे, फिर भी वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन भी देखेंगे और उसको बहुत आराम से, बहुत इजीली करेंगे, क्योंकि जितने भी हमको टॉपिक एक्सप्लेन करना था, एक बार जो रिवीजन करना था, क्योंकि रिवीजन जो करना था वो हमने आपको बता दिया कि स्प्लिटिंग क्या होता है, कंप्लीटिंग क्या होता है और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। और ये सब हम इसके पहले वाले भी वीडियो में बता चुके हैं, अपलोडेड वीडियो है, उसमें आप दोबारा देख सकते हैं। अगर वहां पर ना समझ में आए तो इस वीडियो को भी आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। चलिए तो ठीक है, अगले मिलते हैं फिर उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए, इस तरह का जो क्वेश्चन है इसमें जनरली क्या होता है कि k की वैल्यू निकालनी होती है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। तो k की वैल्यूज निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक क्वेश्चन आपको एक नंबर का जरूर मिल जाएगा, जिसमें ये कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। 100% हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि k की वैल्यू निकालने का एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, किस टाइप का ये होता है। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए गए हैं और इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो k यूज किया गया है उस k की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो they have two equal roots, they have two equal roots। इसी लाइन से आपको पता चलना है कि कैसे k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x वेरिएबल्स होते हैं उसकी जो वैल्यूज होती है वही रूट्स होते हैं। ठीक है, और हमने आपको डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। ठीक है, इसी वीडियो में आपको हमने पहले ही बता दिया कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट में ये बताया गया, उसमें 3 कंडीशन था कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं सो डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? 0 होता है। और अगर रूट्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, तो जो आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट विल बी पॉजिटिव। और अगर लेस देन 0 होता है, मीन्स नेगेटिव होता है, तो रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। 3 कंडीशन आपको बताया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से कह दे रहा है कि जो इसके रूट्स हैं
और दोनों रूट्स क्या है, इक्वल है। भाई x की वैल्यू कितनी आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, x की कितनी वैल्यू आती है, दो ही वैल्यू आती है, दो ही रूट्स आते हैं। तो जो दो रूट्स हैं वो दोनों रूट्स क्या है, इक्वल है, आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर इक्वल है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। और इसी तरह से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं उसके डिस्क्रिमिनेंट भी क्या होते हैं, जीरो के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के इक्वल लेके चलेंगे। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। कंपेयर विद, किससे कंपेयर कर रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और जब इससे आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू 2 होगी, b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू k होगी। ये समझ में आ रहा है कि b की वैल्यू कैसे k होगी, कोफिशिएंट ऑफ x इज b एंड कोफिशिएंट ऑफ x इज k, सो b इक्वल टू k, क्योंकि ये दोनों सेम है, ये डिफरेंट है, जो डिफरेंट है उसी के इक्वल हो गया। एंड कांस्टेंट टर्म c इक्वल टू 3। बात समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो इसके रूट्स हैं वो इक्वल है। तो अगर रूट्स इक्वल है तो ये अंडरस्टूड है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो जीरो के इक्वल होगा। तो सिंस रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, हेंस अगर रूट्स इक्वल है, हेंस d इक्वल टू 0 मींस डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। एंड डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ पे abc की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो a इज 2 एंड b इज k, तो इन प्लेस ऑफ b इज k, तो k स्क्वायर लगा दिए, माइनस 4a, a मीन्स 2 इंटू c मीन्स 3 इक्वल टू 0। इसको ओपन करेंगे, k स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 और 8 टू जा 24, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से k स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 24 होगा, देन k इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 24, क्योंकि जब स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस का क्या आता है, प्लस माइनस अंडर रूट 24। बात समझ में आ गया। तो ये k की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, ये k की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेंट आपको जीरो लेके चल रहा है, क्योंकि इसी क्वेश्चन का ये दो पार्ट है। अब इसमें आप कहेंगे सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, अरे भाई नहीं है, तो पहले क्या करेंगे कि एक्स को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपने आप एक्स स्क्वायर का टर्म आ जाएगा। हमने आपको बताया भी था कि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे होते हैं कि देखने में लगता नहीं कि क्वाड्रेटिक है, क्योंकि वहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म दिखाई नहीं देता है। तो कुछ सिस्टम जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर का टर्म आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है, इसको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ये आपको लिखना है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी, k एंड b इक्वल टू माइनस 2k, c इक्वल टू 6, राइट। अब यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे वही लिखेंगे, सिंस रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, तो अगर रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। एंड डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 एंड b इज माइनस 2k, तो 2k स्क्वायर माइनस 4a, a मीन्स k, c मीन्स 6, दिस इज इक्वल टू 0। तो 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24k इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो k कॉमन ले सकते हैं, या 4k कॉमन ले लें, 4k कॉमन, तो k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे ये एक टर्म आया, दूसरा टर्म ये आया, तो k तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, क्योंकि अगर k 0 के इक्वल हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस k इज नॉट इक्वल टू 0, k 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो अगर यहाँ पे ये k जो है ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो इस ये 4 तो हो जाएगा, 4 क्या है, 0 से डिवाइड होकर 4, 0 से डिवाइड होकर के ये 0 जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, k बचेगा, और k को हम 0 के इक्वल कर नहीं सकते, तो k के इक्वल कर नहीं सकते, इसका मतलब क्या होगा, k इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 के इक्वल नहीं होगा तो क्या बचा, ये ब्रैकेट बचा, और ये ब्रैकेट क्या होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, तो क्या होगा,
k minus 6 equal to 0, then k equal to 6. This is the value of k. तो इस तरह से हम लोग k की वैल्यू निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बहुत सिंपल होता है और एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर पूछा जाता है, अक्सर करके एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ये भी है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है। -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी ये जो -5 है ये क्या है, ये रूट है। तो अगर ये रूट है तो इसका मतलब ये x की वैल्यू है, ये वैल्यू ऑफ क्या है, x। ठीक है, -5 क्या है, वैल्यू ऑफ x है, किसका, 2x² + px - 15 = 0। ये जो -5 है, ये -5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स है। इसका मतलब अगर ये -5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, it means this -5 is the value of variable x, right? तो यहाँ पे x की वैल्यू आप क्या रखेंगे, -5 रखेंगे। ठीक है, और जब x की वैल्यू -5 इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से आपको कौन सी वैल्यू मिल सकती है, p की वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर आगे क्या कह रहा है कि एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हैज इक्वल रूट्स, यानी इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल है। तो देखिए इक्वल रूट्स की अगर बात आती है तो फिर वही डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 की बात होगी। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स इक्वल है तो इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 के इक्वल होगा, इसको लेके चलेंगे। तो कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो देखो यहाँ से k की वैल्यू आपको निकालनी है और k की वैल्यू आपको तभी मिल पाएगी जब आपको p पता होगा। और p कहाँ से पता चलेगा, p आपको इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से पता चलेगा। जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप p की वैल्यू निकाल लेंगे तो उस p की वैल्यू को जब यहाँ पुट करेंगे तो फिर आप डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 के इक्वल ले चलेंगे और फिर वहां से सॉल्व करेंगे तो हमको k की वैल्यू आएगी। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, p की वैल्यू निकाल करके यहाँ से यहाँ पे पुट करना है। और p की वैल्यू कैसे निकलेगी, x = -5 यहाँ पे पुट करेंगे। x = -5 यहाँ पे पुट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो -5 है, -5 इज द रूट ऑफ द दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, रूट है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो इसका मतलब क्या होगा, सिंस -5 is the root of quadratic equation 2x² plus px minus 15 equal to 0, that is x equal to -5, that is x equal to -5। और ये किस में पुट करना है, पुट इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पुट x equal to -5 in equation फर्स्ट, we get क्या होगा, यहाँ पे 2 in place of x is -5, तो -5 होल स्क्वायर प्लस p in place of x is -5 minus 15 equal to 0। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 into 25 -5 होल स्क्वायर 25 प्लस माइनस 5p minus 15 equal to 0। 25 50 मल्टीप्लाई करेंगे 50 एंड 50 एंड -15, देखिए यहाँ पे 15 इसको डाइवाइड कर देने, 15 और -15 कितना होगा 35। तो -5 इक्वल टू यहाँ पे 35 आ गया, 35 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे -35, तो माइनस माइनस कैंसिल, 5 7 जा 35, तो p इक्वल टू कितना है 7 आ जाएगा। ठीक है, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब इस p की वैल्यू को आप कहाँ पे पुट करोगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। और जब p की वैल्यू इस इक्वेशन में हो जाएगा तो इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल है। और जब रूट्स इक्वल है तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर, इसको सेकंड ले लेते हैं, पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो इन इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, इन प्लेस ऑफ p 7 एंड x² प्लस x प्लस k इक्वल टू 0,
7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7x² प्लस 7x प्लस k इक्वल टू 0, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या है? इक्वल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है, इसके रूट्स क्या है? इक्वल रूट्स हैं। तो अगर इसके रूट्स इक्वल है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिंस रूट्स आर इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू 0 एंड d इज b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b क्या है? देखिए b यहाँ से आप कंपेयर करके निकाल सकते हैं। a इक्वल टू क्या होगा? 7 होगा, और b इक्वल टू 7 होगा, और c इक्वल टू क्या होगा? k हो जाएगा। ठीक है, a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 7। यहाँ पुट करेंगे तो 7² माइनस 4a, a मीन्स 7 एंड c मीन्स k इक्वल टू 0। ये इनटू का साइन है, राइट। दिस इज इक्वल टू 49, 4 7 जा 28, k इक्वल टू 0। तो माइनस 28k इक्वल टू 49 माइनस 49, माइनस माइनस कैंसिल, k इक्वल टू 49 बाई 28, 7 7 जा 49, 7 4 जा, तो k इक्वल टू 7 बाई 4। k की वैल्यू क्या आएगी? 7 बाई 4 आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता है। ठीक है, और भी आपके वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं जो आगे हम लोग देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं होंगे, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्टली टेक स्क्रीनशॉट, फिर हम क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए अल्फा एंड बीटा, ये दो ग्रीक वर्ड है। ये क्या होते हैं? ये रूट्स को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो x की वैल्यूज होती है, और उसी x की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल दिया गया वो अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा क्या एक ग्रीक वर्ड है, तो एक रिप्रेजेंटेशन होता है रूट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए x² का टर्म होना जरूरी है, लेकिन अगर x का टर्म नहीं है तो कोई बात नहीं, x का टर्म नहीं है तो इससे कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन x² का टर्म होना मस्ट है क्वाड्रेटिक होने के लिए। तो x² माइनस 1 इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फॉर्म एंड इक्वेशन हैविंग रूट्स 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा। मतलब क्या है इसका? कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर्म एंड इक्वेशन का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आपको बनाना है। फॉर्म एंड इक्वेशन हैविंग रूट्स, यानी हैविंग रूट्स क्या है? 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा। यानी जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको बनाना है उसका रूट्स क्या होगा? 2 अल्फा होगा। ये 2 है, 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा। तो ये क्या है? अल्फा एंड बीटा क्या है? ये जो अल्फा और बीटा ये भी रूट्स है, लेकिन ये जो अल्फा बीटा रूट्स है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्या है? रूट्स है। ठीक है, तो इन दोनों रूट्स का यूज करना है और एक ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको फाइंड आउट करना है जिसका रूट्स ये होगा। तो आपको चैप्टर 3 में बताया गया होगा लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, या पॉलिनोमियल्स में आपको बताया गया होगा। चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल्स में बताया गया होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में कुछ रिलेशन बताए गए होंगे। चलिए ठीक है, अगर वो रिलेशन आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो फिर भी हम यहाँ पे साइड में आपको बता दे रहे हैं कि सम ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स क्या होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। ये आप पहले वाले चैप्टर में पढ़े होंगे और इसका वीडियो अपलोडेड है डॉन बॉस्को चैनल पर, आप चाहें तो वहां से देख भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, बस वही टॉपिक बताया जा रहा है या वही क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हैं। ठीक है,
तो बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए, और अल्फा बीटा रूट्स ये सब दिए रहते हैं, तो इस तरह का भी एक क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो देखते हैं क्या होता है इन दोनों के बीच में रिलेशन, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके बीच रिलेशन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हम साइड में लिख दे रहे हैं कि रिलेशन क्या होता है। जैसे सपोज दैट हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा जनरल फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि abc क्या है, एक रियल नंबर्स है, और कोफिशिएंट है, a का x² का कोफिशिएंट क्या है a है, b का x का कोफिशिएंट क्या है b है, c आपका क्या है कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे a b c और जो रूट्स है, रूट्स यहाँ पे कौन कौन से, अल्फा एंड बीटा, तो जनरली लोग अल्फा बीटा लेते हैं, ठीक है। अल्फा एंड बीटा और ए बी सी जो कोफिशिएंट है, जो रियल नंबर्स है, उनके बीच और अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो रिलेशन क्या होता है, ये हम उसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, माइनस बी बाई ए होता है। और सम ऑफ रूट्स का मतलब आपके रूट्स क्या है, ये दो, एक अल्फा दूसरा बीटा है, तो इनका सम तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। एक रिलेशन ये होता है, ठीक है। दूसरा रिलेशन क्या होता है, दूसरा रिलेशन आपका ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जीरोस भी लिख सकते हैं क्योंकि जीरोस भी रूट्स ही होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या होता है c बाई a, राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट मींस अल्फा इनटू बीटा, भाई यही तो रूट्स है अल्फा एंड बीटा, इसका प्रोडक्ट तो मल्टीप्लाई कर दिया अल्फा इनटू बीटा, एंड दिस इज इक्वल टू c बाई a। दिस इज द सेकंड रिलेशन, ये आपका क्या है सेकंड रिलेशन है। तो इन दोनों रिलेशन का यूज करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाएंगे। और ये जो a b c है, इसकी वैल्यू आप क्वेश्चंस दे इस जनरल फॉर्म से कंपेयर करके फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे हम लोग कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। जब आपको इन दोनों के बीच के रिलेशन पता चल जाएंगे तो एक फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए, तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस, ये हमेशा याद रखिएगा x² माइनस हमेशा होगा, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। दिस इज द, इसको फार्मूला भी कहते हैं, दिस इज द फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मेट करने का एक तरीका मान सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल कर इसी में पुट कर देंगे, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप वहीं पे नोट कर लीजिए और इसी चीज का यूज इस क्वेश्चन में होगा। तो देखिए क्या है, पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपका, सिंस x² माइनस 1 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कंपेयर करिए किससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करेंगे तो a यहाँ पे क्या होगा, a इज इक्वल टू 1 कोफिशिएंट ऑफ x²। और देखिए यहाँ पे x का टर्म तो है ही नहीं, और जब x का टर्म नहीं है इसका मतलब क्या होगा कि b इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है b है, यहाँ पे x है नहीं तो b इक्वल टू 0 हो गया, एंड c इक्वल टू -1 हो गया। तो c की वैल्यू क्या हो गई -1 हो गई, ठीक है। अब उसके बाद आपको अल्फा प्लस बीटा लाना है, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आपको ये फॉर्मूला जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, सिंस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, और बी क्या है 0 है, तो 0 अपॉन ए, तो 0 अपॉन ए क्या हो गया 0 हो गया। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब आप अल्फा प्लस बीटा के जगह पे 0 रखेंगे, ठीक है। अभी नहीं, अभी आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। ये तो आपका क्या था, यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं, ये आपका क्या था, ये तो आपका सम ऑफ जीरोस था, सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ रूट्स जो भी आप कह सकते हैं, सम ऑफ रूट्स था। और सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए होता है,
वहां पे देखिए, तो अल्फा इंटू बीटा एंड सी इज -1 एंड ए इज 1 इक्वल टू -1, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो गया, -1 हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी -1 आ गया। तो इसका तो यूज करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में आगे ये कह रहा है कि आपको ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मेट करना है जिसका रूट्स क्या है, अल्फा 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा। तो इसका सम ऑफ जीरोस निकालेंगे और इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे और देखते हैं इसका क्या आएगा। तो जो इसका आएगा उसी को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है, देखिए अब आप रूट्स ये लेंगे और ये लेंगे और इसका सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a और सम ऑफ रूट्स क्या है, 2 अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है, प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा इक्वल टू -b/a। तो -b/a, तो -b/a सम ऑफ अल्फा -b/a, तो -b/a क्या है, -b/a, b क्या होता है, देखिए सम ऑफ रूट्स आपका क्या होगा, -b/a होता है। तो सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या होगा भाई, -b/a तो आपने निकाला ही है, तो आप यहाँ चाहें तो -b/a जो आपका है -b/a ये तो आपका 0 है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोस का मतलब कि ये जो आप रूट्स ले रहे हैं इसका सम करना है, सम ऑफ रूट्स। तो 2 अल्फा अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है भाई। सम ऑफ रूट्स कह रहे हैं ना, तो इन दोनों रूट्स को हम सम करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे सम ऑफ रूट्स कहा था, तो इन दोनों रूट्स को हम क्या किए थे, सम किए थे, और उस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे -b/a लिखा गया था। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट किए थे, दोनों का प्रोडक्ट कर दिए और रिलेशन क्या होता है c/a, तो -1 आ गया। तो उसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स का मतलब इन दोनों को क्या करेंगे, सम करेंगे। तो इन दोनों को सम किया गया, तो जब इन दोनों को सम करेंगे तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए क्या आता है ये। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा, और यहाँ पे देखो बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, अल्फा का मल्टीप्लाई होगा तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस फिर क्या होगा, यहाँ से अल्फा कैंसिल हो गया तो क्या होगा 2 बीटा स्क्वायर, राइट। और यहाँ से देखिए 2 कॉमन हो गया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा, राइट। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू तो आपको पता है, देखिए अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या रख देंगे -1 और अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रखेंगे 0। लेकिन यहाँ पे हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, और हमको जो वैल्यू पता है वो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को, एक देखिए आइडेंटिटी होता है सिंस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और ये इधर ट्रांसफर होगा तो -2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि इस पूरे के जगह पे आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है, आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है। तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 होता है, और यहाँ पे आप रख नहीं पाएंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, ठीक है। तो आप क्या करिए, पहले इसको आप आइडेंटिटी से निकाल लीजिए ये क्या होगा। तो आइडेंटिटी आपका ये होता है, ठीक है। तो इसके वजह से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आप ये लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ दिस, क्या लिख सकते हैं 2 इंटू, और यहाँ पे क्या होगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा, राइट, और अपॉन क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, राइट। इसके जगह पे हमने ये पूरा लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा क्या है 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा इसकी वैल्यू, इसकी जगह पे 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 0 स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है -1 है,
अपॉन अल्फा इंटू बीटा क्या है, -1 है, यहाँ पे -1 हो गया, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पे देखो 2 और ये हो गया 0 और माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन -1, दिस इज इक्वल टू 2 2 जा 4, तो ये आएगा 4 अपॉन -1 यानी -1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, -4 हो जाएगा, -4। इसका मतलब क्या है कि आपने सम ऑफ रूट्स निकाला और सम ऑफ रूट्स जब निकाला तो वैल्यू कितनी है, -4 आएगा। और कौन से रूट्स का यूज किया आपने, 2 अल्फा अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा का यूज किया, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, -4 आ गई, ठीक है। इसी तरह से फिर इसी रूट्स का यूज करेंगे और इस रूट्स का यूज करके फिर आप क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के बाद जो भी आएगा तो जो आपको फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया गया है उसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी लिख सकते हैं, रूट्स भी लिख सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है, रूट्स ही लिख दें क्योंकि क्वेश्चन में रूट्स यूज किया है। तो इसी रूट्स को लेंगे तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 2 अल्फा अपॉन बीटा इंटू 2 बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। अब यहाँ से देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया और बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, 2 आ गया। उसमें उसकी वैल्यू ही नहीं रखनी पड़ी, इसको यूज नहीं करना पड़ा, तो आपने निकाला था अल्फा और बीटा, उसका यूज नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया, 2 आ गया। अब उसके बाद इक्वेशन क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो क्या होगा, अभी आपको फार्मूला बताया गया, क्या बताया गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बताया गया था, मतलब सम ऑफ रूट्स बताया गया था, अल्फा प्लस बीटा था, इसका मतलब यहाँ पे सम ऑफ रूट्स था, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स का मतलब इन्हीं दोनों का तो सम किए इनटू एक्स प्लस, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब क्या था, अल्फा इंटू बीटा था, और सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या था, अल्फा प्लस बीटा था। लेकिन ये अल्फा बीटा ये पहले वाले इक्वेशन के लिए था, और ये जो सम ऑफ रूट्स होगा ये किसके लिए होगा, ये इन दोनों रूट्स के लिए होगा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ना लेकर के हम लोग क्या ले रहे हैं, सम ऑफ रूट्स ले रहे हैं, और सम ऑफ रूट्स का मतलब इन दोनों का सम और इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इन दोनों का सम आपने निकाला और इन दोनों का सम कितना आया, -4 आया। तो एक्स स्क्वायर माइनस और सम ऑफ रूट्स कितना आ गया, -4 आ गया, और इनटू क्या हो गया, x हो गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आया, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आया, इन दोनों रूट्स का जब प्रोडक्ट निकाले तो प्रोडक्ट क्या आया, 2 आ गया। तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक मिनट, यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई नहीं की, सॉरी इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 2 2 जा 4, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई छूट गया था भाई, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो 2 2 जा 4 हो गया। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया, 4 हो गया, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यही आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अल्फा बीटा का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे बनाया जाए, ठीक है। और इस तरह से इस पूरे चैप्टर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितने जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन सारे टाइप्स के क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, ठीक है। और भी क्वेश्चंस आर डी शर्मा में है, एनसीईआरटी में, और बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, आप उसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और प्रैक्टिस करके देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे लगता है, कौन सा नहीं लगता है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं लग पाता है, किसी भी बुक का, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, कोई भी बुक हो क्वाड्रेटिक चैप्टर का अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और हमको बताएं कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं लग पा रहा है, इस क्वेश्चन के लिए आप एक वीडियो बना दीजिए, ठीक है। तो उस पर भी वीडियो बना करके अपलोड कर दिया जाएगा। फिलहाल चैप्टर जो आपका 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस पूरे एक लेक्चर में पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, कुछ भी नहीं पढ़े, कुछ नहीं जानते, तो अगर आप केवल ये लेक्चर आप देख लेते हैं, केवल 1 शॉर्ट वीडियो अगर आप ये देख लेते हैं, तो देख करके आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और आप बहुत अच्छे से, बहुत आराम से क्वेश्चंस को कर भी ले जाएंगे।
ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। जो नए चैप्टर का मतलब कि पूरा कंप्लीट चैप्टर लेंगे और उस पूरे कंप्लीट चैप्टर में मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराए जाएंगे और कोशिश यही रहेगा कि उस एक लेक्चर में पूरा का पूरा चैप्टर आपका कवरेज हो जाए। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपसे लगेगा आप लगाइए। जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो पाता है, इस क्वेश्चन को आप एक बार एक्सप्लेन बाय द वीडियो से आप इसको कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।